नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को जिसको हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो मैं जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए यार इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए बिना किसी बात को गवाही शुरू करेंगे हम लोग का क्लास को। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये क्या है, एक नंबर 1 में पूछ रहा है कि एक प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक क्या होता है दोस्तों, जो मतलब किसी भी चीज को प्राकृतिक रूप से मापने की यंत्र को क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ठीक है, तो ये यंत्र जैसे हम लोग अम्ल और क्षारक को मापते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक को। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से अम्ल और क्षार को जिससे हम लोग नापते हैं वो प्राकृतिक स्रोत होना चाहिए, प्राकृतिक सूचक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिया है कि मैथिल ऑरेंज, यहाँ पर फिनाइलफ्थैलीन और यहाँ पर लिटमस पत्र और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्राकृतिक सूचक क्या है, अम्ल और क्षारक को मापने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, पूरा लिटमस पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिटमस पत्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरे बात को। ठीक है, तो एक प्राकृतिक सूचक क्या है, तो लिटमस पत्र है। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है हल्दी, ठीक है, तो हल्दी भी क्या होता है, अम्ल और क्षार को मापने का एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिटमस। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि प्रबल अम्ल क्या होता है, यानी कि सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर HCl, CH3COOH, N2CO3, HCN। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे प्रबल अम्ल याद रखिए क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि HCl होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल, यानी कि सबसे मतलब शक्तिहीन अम्ल कौन सा, यानी कि जिसके पास उतना शक्ति नहीं होता है, उतना हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, तो कौन सा अम्ल है। आपके पास ऑप्शन है CH3COOH, HCl, H2SO4 और HNO। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CH3COOH क्या है, एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, अभी तक हम लोग बात किए दोस्तों अम्लों के लिए, अब क्षारक का क्वेश्चन आ गया है कि प्रबल क्षारक कौन है, यानी कि सबसे शक्तिशाली क्षारक कौन है, तो कौन है, NaOH। ठीक है, कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH क्या है, सबसे प्रबल क्षारक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन दुर्बल क्षारक है। ठीक है, यानी कि कमजोर क्षारक कौन है, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर NaOH, MgOH2 और KOH, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे दुर्बल क्षारक जो होता है इनमें से दोस्तों MgOH2 होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग कभी अम्ल को, ठीक है, कभी हम लोग अम्ल को अगर जल के साथ उसको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है, तो H+ आयन उत्पन्न होता है। क्या होता है, H+ आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, लिटमस विलयन जो होता है दोस्तों वो बैगनी रंग का रंजक होता है, जो निम्न में किससे निकाला जाता है, तो किससे निकाला जाता है दोस्तों, लाइकेन से निकाला जाता है। इसको हम लोग हिंदी में इसको लिचन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, और ये जो हल्दी है दोस्तों, ये भी हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है अम्ल और क्षारक को मापने का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, बताइए जरा, क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, ऑब्वियसली बात है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि पीएच स्केल कितना होता है, 0 से लेकर इसका परास कितना तक होता है, 14 तक होता है। ठीक है, बीच में क्या रहता है, 7 रहता है। अगर 7 से अगर नेगेटिव में रहे, यानी कि छोटा रहे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अम्ल होता है। और अगर हम लोग बात करें 7 से ज्यादा, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 7 से ज्यादा होता है दोस्तों, क्या होता है, ये क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है, यानी कि क्षार होता है, बेस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विलयन क्या है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो पीएच मान कितना हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है दोस्तों, क्या कर लाल लिटमस पत्र कौन नीला कर देता है, क्षारक जो है क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होता है, यानी कि 7 से ज्यादा कौन है, ऑप्शन ए में है आपका 1, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 10। तो क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच की अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन को क्या कहा जाता है? तो इस विलयन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि जैसे दोस्तों हम लोग किसी भी चीज को खाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग खाते हैं, अगर हम लोग के पेट में अगर वो चीज नहीं पचता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपच पदार्थ। ठीक है, तो अपच का उपचार करने के लिए यानी कि जो हम लोग का खाना पचता नहीं है, ठीक है, उसको पचाने के लिए हम लोग इनमें से कौन से किसका उपयोग करते हैं, कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में कि एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जिसको हम लोग बोलते हैं, एनाल्जेसिक यहाँ पर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीड़ा हरी, और ऑप्शन नंबर सी में है एंटी एसिड, ऑप्शन डी में क्या है? एंटीसेप्टिक जिसको प्रतिरोधी बोलते हैं। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए किस निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, साधारण नमक दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नमक, तो नमक आप लोग खाए भी होंगे, इसला के नमक को घोल के खाए होंगे, और नमक को आप लोग सब्जी वगैरह में सब में खाते हैं। नमक बिना टेस्ट अधूरा है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक खाते हैं पर नमक का रासायनिक सूत्र नहीं पता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर यही होता है साइंस दोस्तों। पर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन बी में है HB, ऑप्शन सी में है HCl, ऑप्शन डी में है NaOH। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि बेरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? आपको बताना होगा। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते हैं, कहीं पर क्या बन जाता है? सेवाल जम जाता है, तो हम लोग उसको सही करने के लिए, हट को हटाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं दोस्तों अपने लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बेरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? बेरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? आपको अगर नहीं पता है तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास NaCl। ठीक है, ये तो भाई नहीं होता क्योंकि ये होता है साधारण नमक। ठीक है, NaHCO3 और CaCl2 और Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इनमें से जो है सबसे कठोर तत्व कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है कार्बन, हीरा, और ऑप्शन सी में सोना, और ऑप्शन डी में है चांदी। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है दोस्तों? तो सबसे जो हीरा सबसे क्या होता है दोस्तों? कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो एक अधातु कौन सा होता है जिसमें चमक होती है? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में है आयोडीन, ऑप्शन सी में है सल्फर, ऑप्शन डी में है ब्रोमीन। तो आयोडीन एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसमें क्या होता है? चमक आता है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? देखिए आपको पता है कि अधातु कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होता है, पर यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है, तो ऐसा कौन सा धातु है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी और हीरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्यों होता है दोस्तों? ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? आप लोग लिखते हैं पेंसिल में, ठीक है, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं ना, तो वो जो पेंसिल का लेड रहता है दोस्तों, वही क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, उससे अगर आप विद्युत प्रवाहित करवाना चाहेंगे तो उससे जरूर विद्युत प्रवाहित होगा। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर एक तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। वो क्या है? एक अधातु है, फिर भी क्या है? विद्युत के सुचालक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 हमसे पूछ रहा है, इनमें कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो इनमें से कौन है, यानी कि ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन से जो तत्व है जो ठंडे जल के साथ तेजी से रिएक्ट कर जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी में है सोडियम, ऑप्शन सी में है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में है सल्फर। ठीक है, तो देखिए सोडियम एक ऐसी धातु होती है जो ठंडे जल के साथ फटाक से रिएक्ट कर जाता है। अगर आप ठंडे जल में, यानी कि आप नॉर्मल जल में भी अगर सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। अगर सोडियम का टुकड़ा आप डाल देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो तुरंत क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा। वो क्या हो जाएगा? तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। इसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास ए जस्ता, ऑप्शन बी में फास्फोरस, ऑप्शन सी में गंधक, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जाता है, तो ये कोई मेटल ही होगा दोस्तों, मेटल ही होगा, क्योंकि मेटल को ही पीट के इसको लंबा से लंबा, चौड़ा से चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर जस्ता, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन सी में है गंधक और ऑप्शन डी में है आपके पास ऑक्सीजन। तो देखिए फास्फोरस जो है ये भी क्या है? अधातु है। गंधक क्या है? ये भी अधातु है। ऑक्सीजन तो ये गैस है। ठीक है, तो जस्ता क्या है दोस्तों? एक मेटल होता है, यानी कि जिंक जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जेडन से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं, इसी को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19
हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, यानी कि आर का मान, आर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको रेडियस बोलते हैं। तो अगर आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी इस टाइप का रहता है दोस्तों, ठीक है, इस टाइप का आवर्त सारणी रहता है आपका। तो आवर्त सारणी जो रहता है दोस्तों, अगर हम लोग बाएं से, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, तो अगर हम लोग बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या जो है क्या होती है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है कि घटती है या फिर पहले घटी है, पूर्ण घटने के बाद फिर बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन सी में है अपवर्तित रहती है, ऑप्शन डी में है बढ़ती है। तो क्या होता है दोस्तों, आवर्त सारणी में अगर किसी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो त्रिज्या है उस तो हमेशा घटते रहते। तो 19 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि विद्युत से के सुचालक है। तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है क्लोरीन, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी में है फास्फोरस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक कौन होता है दोस्तों, यानी कि विद्युत का धनात्मक कौन होता है, एक धातु ही होता है। तो सी यानी कार्बन, कार्बन क्या है, एक अधातु है। क्लोरीन क्या है, गैस है। तो सोडियम क्या है, धातु है। ठीक है, जो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी कि विद्युत के कुचालक होता है। तो यहाँ पर सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है, जिसके कारण विद्युत का ऋणात्मक होता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी में आप लोग जानते हैं टोटल कितना आवर्त होता है, आप लोग जानते हैं टोटल कितना आवर्त होता है, टोटल 7 आवर्त होता है। ठीक है, तो टोटल जो सबसे अधिक कौन सा आवर्त में सबसे अधिक तत्व रहता है, तो छठा आवर्त में क्या रहता है दोस्तों, सबसे अधिक तत्व रहता है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है, यानी कि कौन शून्य वर्ग का तत्व यानी कि शून्य समूह का तत्व है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास कैल्शियम, ब्रोमीन, हीलियम और ऑप्शन डी में है लिथियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य वर्ग का तत्व कौन है, तो हीलियम है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है कि क्लोरीन की संयुक्ता क्या होती है। तो क्लोरीन की संयुक्ता क्या होती है, देखिए सबसे पहले देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना, 17 होता है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं, 2 8 8, तो कितना 2 8 8, ऐसे इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं 18 18 32। तो यहाँ पर 17 है, तो हम लोग को 17 कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 दे देंगे तो कितना बचेगा, 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 8 और यहाँ पर 7 देंगे। ठीक है, तो टोटल 17 कंप्लीट हो जा रहा है। तो कंप्लीट जब हो रहा है तो इसका संयुक्ता कैसे हम लोग निकालते हैं, 8 से हम लोग 7 को माइनस कर देते हैं, बचा कितना 1। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन का संयुक्ता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन 25 हमसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, हेलोजन कहलाता है, हेलोजन गैस के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हेलोजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन 26 हमसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, क्षारीय होता है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 7 होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है तो कौन सा है शून्य समूह का तत्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हीलियम हो जाएगा, आपको पहले भी बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन 29 हमसे पूछ रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व कौन है, देखिए तो हीलियम क्या है, अक्रिय गैसों का समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछ रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सबसे पहले क्या होता है हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद क्या होता है हीलियम। तो कितना टोटल परमाणु संख्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 2 जो होता है ये हम लोग को पहले ही ऑर्बिट में ले रहे हैं, 2 पहले ही सेल में हम लोग को 2 कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लेगा, 2 कौन ले रहा है, के ले रहा है, आप लोग जानते हैं ना, ऐसे ऐसे रहता है KLMN। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ही है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पर पूछता कि आपका पूछता मान लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 6 टोटल 8 यानी कि ऐसे करके निकालते हैं हम लोग। तो 6 हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 8 से तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीलियम का परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, टोटल तो 2 रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन 2 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से कर ली हमने टोटल 30 के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आई है तो वीडियो को बार बार देखो और एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाना, और अगर आंसर पता होगा तो अपने से एक क्विज भी कर लेना। ठीक है, कि हमको नहीं इतना में से इतना आंसर पता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 30 का 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर ले जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अपने सारे रिश्तेदार, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th ठीक है और क्लास 12 का बोर्ड परीक्षा देने वाला है 2024 में।
तो सारे दोस्तों को अपने इस वीडियो को शेयर कर देना कि देखो भाई देख लो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। और अगर आप भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के एग्जाम की तैयारी एकदम 100% कराया जाता है, 110% बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की जय।